नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चीन में होने वाली सबसे बड़ी मिलिट्री परेड के बारे में। ये चीन में क्यों हो रही है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हो रहे हैं और इसकी वजह से अमेरिका और जापान क्यों परेशान है, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो की पीडीएफ आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। स्क्रीन पर नंबर दिखेगा, उस पर मैसेज करके आप जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात हो रही है विक्ट्री डे परेड की, जो चाइना का शक्ति प्रदर्शन बताया जा रहा है। इसे दो नामों से बुलाया जा रहा है, एक मिलिट्री परेड इन चाइना और एक विक्ट्री परेड इन चाइना। तो चाइना एक शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। देखिए, इससे पहले कूटनीतिक स्तर पर एससीओ समिट का आयोजन कर चुका है, जिसमें चीन ने अपनी कूटनीतिक चीजों को दिखाया और भारत को अपने पक्ष में दिखाते हुए अमेरिका को एक प्रकार से कूटनीतिक जवाब दिया। एक कारण तो यही है अमेरिका का परेशान होने का। अब आपके मन में आएगा कि ये विक्ट्री डे परेड हो क्यों रही है। तो ये विक्ट्री डे परेड जो है, आपको याद रखना है, यह आयोजन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार की 80वीं वर्षगांठ पर आधारित है। समझ पा रहे हैं आप? द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण किया था 2 सितंबर 1945 को। वैसे उसने अगस्त में ही कर दिया था, लेकिन ऑफिशियली 2 सितंबर 1945 को किया था। उसी की 80वीं वर्षगांठ है इस वर्ष। ये चाइना अपनी जीत मानता है और ये जापान की हार है। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये जो विक्ट्री डे परेड है, ये 3 सितंबर को बीजिंग के तियानअनमेन स्क्वायर पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में इस विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया जा रहा है, जो पिछले 10 वर्षों में चाइना का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन और माना जा रहा है सबसे महंगा शक्ति प्रदर्शन हो सकता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। अब इस विक्ट्री डे परेड का एक तो है जापान की हार का वर्षगांठ और चीन की जीत की वर्षगांठ, द्वितीय विश्व युद्ध में 80 भी है, एक वो है। लेकिन असल में इसका संदेश वर्तमान और भविष्य की भू राजनीति से जुड़ा है। आप सोच के देखिए, इतिहास की एक 80 वर्ष पुरानी घटना वर्तमान में दो देशों अमेरिका और जापान को परेशान कर रही हो, साथ में भविष्य की राजनीति से बदल सकती है। इस वजह से इसका महत्व और बढ़ जाता है। आपके लिए बता दें कि कूटनीति में कई बार समय मायने रखता है, जीत और हार मायने नहीं रखती। इसी वर्ल्ड वॉर में, जिसे आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहते हैं, इसमें अमेरिका भी जीता था। इसके बाद ही अमेरिका सुपर पावर बना था। लेकिन आज अमेरिका जो है, जीतने के बाद भी हारा हुआ महसूस कर रहा है और जिस पे उसने 2 परमाणु बम गिराए थे, आज वो उसी के साथ खड़ा है। और जिसके साथ वो जीता था, रूस जिसे आप सोवियत संघ कहते हैं, और चाइना, उसके वो विरोध में खड़ा है। कूटनीति में समय मायने रखता है, हार और जीत मायने नहीं रखती। जैसी जरूरत होती है उसके साथ खड़ा होना पड़ता है। वो भारत और चाइना के मामले में भी देख सकते हैं और भारत और अमेरिका की भी जो तलखी है वो भी देख सकते हैं। समय बलवान होता है, जैसा कि कहा जाता है। अब देखिए, इस परेड में कौन कौन से देश शामिल हो रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज है, इससे पहले मई में 9 मई 2025 को जो है, रूस ने भी विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया था, जिसे चाइना 3 सितंबर को कर रहा है। इससे पहले मई में रूस ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी की हार की 80वीं वर्षगांठ पर विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया था। और इसमें इसका आयोजन जो है मॉस्को के रेड स्क्वायर में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया था। इसमें टैंक, मिसाइल और सैनिकों की भव्य परेड की गई थी। मतलब कि देखिए, रूस ने जो है जर्मनी की हार को सेलिब्रेट किया था और चीन जो है वो जापान की हार को सेलिब्रेट कर रहा है। दोनों की हार संबंधित है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। कितने वर्ष हो गए हैं? 80 वर्ष हो गए हैं। जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया था 7 मई 1945 को, लेकिन ये प्रभावी हुआ था 8 मई को। लेकिन रूस में समय अंतर रहता है, इस वजह से रूस जो है वो 9 मई को विजय दिवस मनाता है। पश्चिमी देश, खासतौर पे यूरोप के देश जो है, अन्य देश रूस को छोड़कर, वो 8 मई को विक्ट्री डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन
रूस जो है वो 9 मई को विक्ट्री डे सेलिब्रेट करते हैं। मतलब इस प्रकार की परेड जैसी चाइना कर रहा है, रूस मई में कर चुका है। अगर उसकी आप तस्वीरें देखना चाहें तो ये तस्वीरें हैं 9 मई 2025 की, मॉस्को की ये तस्वीर है, और इसमें भी आपको जो है पुतिन और शी जिनपिंग साथ में दिख रहे हैं। तो शी जिनपिंग जो है मई वाली परेड में कहां गए थे? रूस गए थे। अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो है वो चाइना आ रहे हैं सितंबर वाली चाइना विक्ट्री डे परेड में। और इसमें और कौन कौन आ रहे हैं? देखिए, ये संबंध तो इसका द्वितीय विश्व युद्ध से है। पहले हम जान लेते हैं कि चाइना वाली विक्ट्री डे परेड में कौन कौन आ रहा है। इसमें लगभग जो है माना जा रहा है, अनुमान है कि लगभग 26 देशों के नेता आ रहे हैं। कितने देशों के नेता आ रहे हैं? 26 देशों के नेता आ रहे हैं, जिसमें ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और जो है रूस महत्वपूर्ण देश हैं। अब इस परेड में ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया की ये सबसे महंगी और सबसे बड़ी परेड होगी, सैन्य परेडों में गिना जाएगा। अनुमान है कि इसके आयोजन में चाइना और शी जिनपिंग जो हैं 44,500 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। इसमें नई पीढ़ी की मिसाइल, उन्नत ड्रोन और लेजर हथियारों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें छठी पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान हैं ये पहली बार दुनिया को दिखाए जा सकते हैं। चाइना दुनिया और अमेरिका को दिखाने के लिए अपने 6th जनरेशन के हथियारों को, लड़ाकू विमानों को और उन्नत तकनीक से बने लेजर हथियारों को दुनिया और अमेरिका के सामने रखेगा, जिससे वो अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा। और इसका जो सीधा सा संदेश ये है कि ये केवल सैन्य परेड नहीं है, बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को सीधी चुनौती है कि चीन अब तकनीकी रूप से और रणनीतिक रूप से जो है चीन जो है वो चाइना जो है वो अमेरिका से आगे निकल रहा है, अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है। दोनों मामलों में, कूटनीति के मामले में भी और ताकत के मामले में भी। इसका यही उद्देश्य है, इसलिए इसमें पैसा भी खर्च हो रहा है, बहुत सारे देशों को बुलाया भी जा रहा है और बड़े स्तर पर इसका आयोजन भी किया जा रहा है। अब देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से लेके 1945 तक चला था। इसमें दो ग्रुप थे। एक धुरी शक्तियां कहते हैं, धुरी शक्तियां जिन्हें एक्सेस पावर कहा जाता है। एक्सेस पावर में जापान था, इटली थी और जर्मनी थी। जापान, जर्मनी, इटली, इन्हें एक्सेस पावर्स कहा जाता है, धुरी शक्तियां कहा जाता है। इनकी हार हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हारने वाली 3 देश कौन से हैं? मुख्य 3 देश हैं, जापान, जर्मनी और इटली। ये धुरी शक्तियां थी, हार गए थे। जीतने वालों को कहा जाता है एलाई पावर्स, हिंदी में कहा जाता है मित्र शक्तियां। इसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ, जिसे आप रूस भी कह सकते हैं, और चीन, ये जो है आपस में लड़े थे और मित्र देश जीते थे। मतलब जीतने वालों में आपको फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, ये जीतने वाले हैं। अब आप देखिए, आज स्थिति ये है, ये जीतने वाले ही आमने सामने हैं। खासतौर पर रूस और अमेरिका, चाइना और अमेरिका, जो कभी साथ एक तरफ से लड़ रहे थे, जो साथ में जीते थे, आज वो आमने सामने खड़े हैं। ठीक है, तो रूस और चीन दोनों ही इस युद्ध को केवल इतिहास तक सीमित नहीं रखते, बल्कि आधुनिक सैन्य शक्ति और कूटनीति के प्रदर्शन से जोड़ते हैं। जैसे रूस ने मई में सैन्य परेड करी, ऐसे ही चाइना सितंबर में सैन्य परेड कर रहा है। इतिहास का प्रयोग कूटनीति में किया जा रहा है। इतिहास का प्रयोग भविष्य में वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए अपने पक्ष में करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि इतिहास जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जो बीजिंग में परेड की जा रही है वो इसी का हिस्सा है कि एक शक्ति प्रदर्शन को एक कूटनीतिक और एक क्षमतावान देश बनाने के लिए, दिखाने के लिए उसका प्रयोग किया जाए। तो ठीक है, वर्ल्ड वॉर के बारे में इतनी चीजें आपको ब्रीफ में याद रखनी है। अब देखिए, यहां पर ये कूटनीतिक मंच है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 26 देशों के नेता आ रहे हैं, जिसमें ज्यादातर ऐसे देश हैं जो अमेरिका के विरोधी हैं। जैसे रूस के व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं, उत्तर कोरिया के किम जोंग उन आ रहे हैं, ईरान भी भाग ले रहा है ना। तो ईरान, नॉर्थ कोरिया, रूस, ये वो देश हैं जो वर्तमान में अमेरिका के विरोध में हैं।
ठीक है, 66 वर्षों बाद ऐसा हो रहा है कि उत्तर कोरिया का कोई नेता चीन की परेड में हिस्सा ले रहा है। यह बीजिंग और पेंगोंग मतलब चीन और उत्तर कोरिया की नजदीकी को दिखाता है। ठीक है, साथ में जापान ने एशिया और यूरोप के कुछ देशों से इसमें शामिल ना होने की अपील की है, जिससे चीन और जापान संबंधों में नया तनाव देखा जा सकता है। देखिए, जापान पे जो आरोप लगाया जाता है कि उसने चीन पे आक्रमण किया था, उस वजह से जो है जापान को थोड़ी सा नुकसान भी होता है, क्योंकि वर्तमान जापान जो है वो इस तरीके के काम नहीं करता, लेकिन इतिहास में किया है और इतिहास उसको बार बार जो है उसकी छवि को धूमिल करने के लिए उपयोग किया जाता है, खासतौर पर चाइना के द्वारा। इस वजह से जापान ने कोशिश करी है कि जो जापान के सहयोगी हैं वो इसमें शामिल ना हो। इसीलिए भारत भी इसमें शामिल नहीं हो रहा। भारत सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की तरफ से शामिल था, एक प्रकार से भारत जीतने वाले की तरफ से शामिल था। भारत को भी विक्ट्री परेड में शामिल होना चाहिए, अमेरिका को भी विक्ट्री परेड में शामिल होना चाहिए, क्योंकि वो भी जीतने वाले हैं, लेकिन वो शामिल नहीं हो रहे हैं, जिससे जापान की छवि को नुकसान ना हो, जिसके अमेरिका और जो कूटनीतिक संतुलन है वो ना बिखरे। इस वजह से कहीं ना कहीं भारत इससे दूरी बनाए हुए है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, बता सकते हैं। शी जिनपिंग इसमें भाषण भी देने वाले हैं, इस भाषण का भी बहुत महत्व हो सकता है। चाइना को बड़ा दिखाया जाएगा, अमेरिका की भूमिका को कम दिखाया जाएगा, और जापान के इतिहास में जो उसने किया है उसको चीन के सामने और दुनिया के सामने बार बार दोहराने का और दोबारा दिखाने का प्रयास किया जाएगा। क्या किया था, हुआ क्या था, ऐतिहासिक संदर्भ देखें। अगर जापान और चीन की जो स्मृति की राजधानी है, हुआ क्या था, 1931 में जापान ने चीन पे आक्रमण किया और चीन के मंचूरियाई क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। जापान ने आक्रमण किया, चीन को हराया और 14 वर्षों तक मंचूरिया वाले क्षेत्र पर क्या रखा, कब्जा रखा। और ये कब्जा खत्म कब हो गया, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है जापान हार गया। तो इसी चीज को जो है चाइना बार बार जो है दिखाता है कि आक्रमण किया था जापान ने, आक्रमण किया था जापान ने। अब वो दिखा रहा है कि तुम हारे थे, अब तुम हारे थे। तो जापान की हार को 80 वर्ष हुए। इसी के लिए जो है आप देखिए यहां पर इस परेड में 1000 से ज्यादा संगीतकार को 14 पंक्तियों में बिठाला जाएगा। 14 पंक्तियों का मतलब है वो 14 दर्दनाक साल जिसमें चीन परेशान रहा था, और परेशान करने वाला कौन था, जापान था। और इसमें 50,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। 14 पंक्तियों में संगीतकार बैठेंगे और 50,000 दर्शक होंगे। 44,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और लगभग 26 से अधिक देशों के नेता इसमें शामिल हो सकते हैं, जो चीन की कूटनीतिक और शक्ति प्रदर्शन को दिखाते हैं। आधुनिक हथियार, लड़ाकू विमान, ड्रोन, लेजर हथियारों का प्रयोग किया जाएगा। इस वजह से इसे दुनिया की सबसे महंगी और सबसे बड़ी सैन्य परेडों में से एक माना जा रहा है। यह युद्ध जो है शक्ति प्रदर्शन का या ये जो सैन्य शक्ति प्रदर्शन है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है ये परेड। अब इस परेड के लिए आप देखिए कि जापान और अमेरिका चिंतित हैं। चिंतित होने की वजह है अमेरिका की वैश्विक बढ़त को चुनौती मिल रही है, जापान के अतीत पर दबाव डाला जा रहा है, क्षेत्रीय सुरक्षा जो है वो खतरे में है, तीव्रता उसकी बढ़ रही है, और कूटनीतिक अलगाव का डर है। जापान को डर है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो चीन के साथ मिलकर जापान को परेशान ना करने लगे। अमेरिका देख रहा है कि उसके जो सहयोगी हैं या अमेरिका की जो वैश्विक बढ़त थी, अमेरिका जो सुपर पावर था, वो भी कहीं ना कहीं धूमिल होती जा रही है, उसमें भी चाइना आगे निकलता जा रहा है। चीन की नई मिसाइलें, नए लड़ाकू विमान, लेजर हथियार दिखा रहे हैं कि अब अमेरिका को टक्कर दे रहा है चीन, वो भी सैन्य मामले में नए नए हथियार बनाकर, और एससीओ जैसे जो है कूटनीतिक मंचों का प्रयोग करके कूटनीतिक रूप से भी अमेरिका को चुनौती दे रहा है चाइना। जापान के अतीत पर, जापान ने जो औपनिवेशिक और आक्रामक अतीत रहा है 1931 से 1945 तक, उसकी याद दिलाई जा रही है, जिससे टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बार बार आक्रमणकर्ता के रूप में सामने लाया जा रहा है, जो जापान को स्वीकार नहीं है। जापान ने जो 80 साल पहले किया, अब ऐसा जापान नहीं करता, लेकिन चीन सैन्य परेड के माध्यम से वापस से जापान को आक्रमणकर्ता दिखा रहा है, जापान को ऐसा देश दिखा रहा है जिसको हार झेलनी पड़ी, जो टोक्यो के लिए, जापान के लिए, जापान के लोगों के लिए कतई अच्छा नहीं है। इस वजह से जापान चिंतित है।
क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों की तीव्रता। देखिए, चीन की आक्रामक सैन्य ताकत, उत्तर कोरिया की मिसाइल नीति जापान की सुरक्षा के लिए जो है खतरा खड़ा कर रही है। देखिए, जापान के लिए भी खतरा है, ताइवान के लिए भी खतरा है, ताइवान की वजह से अमेरिका को भी खतरा है। इस वजह से ये चीजें जो हैं ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं, यही चिंता का विषय है। कूटनीतिक अलगाव का डर। रूस, उत्तर कोरिया और कई अन्य देशों के नेता जब बीजिंग में मौजूद रहेंगे तो इससे संदेश जाएगा कि चीन क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर नए संबंध बना रहा है और अमेरिका और जापान दोनों को ही क्या कर रहा है, कूटनीतिक रूप से चैलेंज कर रहा है। कहीं ना कहीं भारत को भी चैलेंज किया जा रहा है। भारत भले ही अपने आप को अभी चाइना के साथ देख रहा है, लेकिन चाइना हमारा सगा नहीं है। चाइना की शक्ति अगर बढ़ेगी तो उसका कहीं ना कहीं हमें नुकसान होगा, अभी नहीं तो भविष्य में होगा। चाइना की ताकत बढ़ना, चाइना की कूटनीतिक क्षमता बढ़ना, चाइना का एक सुपर पावर बनना भारत के लिए कभी भी सही नहीं हो सकता। आज भली मीडिया आपको सही दिखा रही हो, लेकिन चाइना के साथ जैसे हमारे रिश्ते हैं, चाइना के साथ जैसे हमारे सीमा विवाद हैं, चाइना के साथ जैसा हमारा इतिहास है, वो भविष्य में आने वाली चीज़ों में उसकी शक्ति कहीं ना कहीं हमें नुकसानदायक हो सकती है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। आप इसका बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब यहाँ पे एक और समस्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत का जो योगदान था उसे भी भुलाया गया है, उसका भी दुनिया जिक्र नहीं करती। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के 27 लाख सैनिकों ने भाग लिया था 6 वर्षों में, 87,000 सैनिक शहीद हुए थे और 30 भारतीय सैनिकों को विक्टोरिया क्रॉस परेड से सम्मानित किया गया था। लेकिन भारत की भूमिका को ब्रिटेन का मान के, ब्रिटेन के अंडर मान के, ब्रिटेन का गुलाम मान के भारत का जिक्र ही नहीं किया जा सकता, जिक्र ही नहीं किया जाता। तो भारत ने जो योगदान दिया है उसको हाशिए पे डाला जाता है और यह सवाल आज भी रह जाता है, क्या वैश्विक इतिहास में भारत का योगदान रहा है या नहीं रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध में हमने ब्रिटेन का साथ दिया, लाखों सैनिक गए, हजारों सैनिक शहीद हुए, लेकिन हमें आज भी इस योगदान के लिए कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता। यही है इतिहास कि पश्चिमी देशों ने अपनी चीजों को लिखा, अपनी जीत को लिखा और बाकी चीजों को नकार दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं आखिरी में निष्कर्ष कि इस परेड का उद्देश्य क्या है। ये शक्ति संतुलन का संदेश है। ये परेड केवल युद्ध की याद नहीं दिला रही है, जीत की याद नहीं दिला रही है, बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। अमेरिका की चुनौती है, जापान पे दबाव है, रूस और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों की सामरिक समीपता दुनिया के सामने लाने का चीन का ऐलान है। एशिया तक सीमित नहीं रहना चाहता। रूस और चीन दोनों अपने अपने विजय दिवस को सैन्य शक्ति और वैश्विक राजनीति के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस कर चुका है, चाइना कर रहा है, और इस लिहाज से देखा जाए तो परेड जो है इतिहास की याद नहीं बल्कि भविष्य की शक्ति संतुलन की घोषणा है। और इस शक्ति संतुलन में आगे दिख रहा है चीन, पीछे दिख रहा है अमेरिका और जापान, यही उसकी चिंता का विषय है। इस सैन्य परेड के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये वीडियो कैसा लगा, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कमेंट करना चाहेंगे। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।